हमें पता है आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होती है और पॉजेसिव फॉर्म माई होती है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि हु का भी सेम कैटेगरी चलता है, होम की भी सेम कैटेगरी होती है। होम की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो होती है होम, हु की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो होती है होम, और पॉजेसिव फॉर्म होती है वो होती है हुज। मतलब आई खुद क्या है, आई कह रहा है भैया मैं खुद तो हूं, देख सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म। मैं किसका काम करूंगा, सब्जेक्ट। मेरे लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, होम, ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। मेरे लिए पॉजेसिव दिखाने, पोजेशन दिखाने का काम कौन करता है, ये हुज, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये एक बात कह रहा है क्या, कि भैया हम तीनों में एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी, हम तीनों आएंगे लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग में के लिए हम में से तीनों में से कोई सा नहीं आ सकता। नॉन लिविंग थिंग के लिए तू विच का इस्तेमाल कर ले या दैट का कर ले, वो तेरी इच्छा है, हमें मत लगा दी। हम आएंगे तो तीनों के तीनों किसके लिए आएंगे, लिविंग के लिए। सियाराम एवरीवन, आपकी सीरीज चल रही है कॉन्सेप्ट 101 और ये है कॉन्सेप्ट नंबर 5। ऑलरेडी 4 वीडियो देख चुका हूं। सारे भाई बंधु जो इसको लगातार देख रहे हैं, भाई पहले 4 वीडियो देख लो। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए पहले 4 वीडियोस देख लेना, फिर 5वीं वीडियो पे आना ताकि अच्छे से समझ आए। क्योंकि रूल्स नहीं है, ये सीरीज ही ऐसी है जिसमें हम एक एक रूल की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि रूल्स नहीं होते, सिर्फ कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ो, बात खत्म। चलो आओ कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे चलते हैं। सबसे पहले लिख लो कॉन्सेप्ट नंबर 5, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 आज हम जो पढ़ेंगे, और इस सीरीज के अंदर पता है क्या पढ़ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हु वर्सेस हुम। हु और हुम में क्या फर्क है, कब आएगा, कब हु का इस्तेमाल करोगे और कब हुम का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज हु, ये है क्या पार्ट ऑफ स्पीच, व्हाट इज हुम, ये क्या है पार्ट ऑफ स्पीच। दूसरा फंक्शन, फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछूं आई क्या, आप बोलोगे पार्ट ऑफ स्पीच, आप बोलोगे सर आई प्रोनाउन है, ये हो गया पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। मैं बोलूं फंक्शन, आप बोलोगे सर सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये हो गया फंक्शन। किसे सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये इसका फंक्शन हो गया, इसका पार्ट ऑफ स्पीच। तो ऐसे में इसका जानना चाहता हूँ, है कह रहे, ठीक है। बात सबको क्लियर कर देता हूँ। ये हु और हुम मैं आपको जो आज पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाऊंगा रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट से। रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन ऑलरेडी कॉन्सेप्ट नंबर 4 में पढ़ा चुका हूँ। तो पहले कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखेंगे, जिनको ये नहीं पता होता रिलेटिव प्रोनाउन, वीडियो को वही बंद कर देंगे और फिर कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर आएंगे, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो गया। आज हम किसको किस तरह से देखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यानी कि दोनों किसका काम करेंगे, प्रोनाउन का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, प्रोनाउन का काम करेंगे। अब फंक्शन क्या, ठीक है, ठीक है। अब काम किसका करेंगे, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है क्या, क्योंकि प्रोनाउन दो ही काम करते हैं, या तो सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का काम करता है। कहानी समझना, जैसे मेरे पास एक वर्ड है आई, सबको पता है आई सब्जेक्टिव फॉर्म है। इसकी 2 फॉर्म निकालता हूं मैं, इसकी पहली फॉर्म निकालता हूं मैं माय, दूसरी मी। क्या फर्क है तीनों फॉर्म के अंदर, तीनों में क्या फर्क है। आई की 3 फॉर्म लिख दी है मैंने। अगर आप ध्यान से देखो तो आई ये हो गया आपका सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और ये हो गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी कि पॉजेसिव फॉर्म। हमें पता है आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होती है और पॉजेसिव फॉर्म माई होती है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि हु का भी सेम कैटेगरी चलता है, होम की भी सेम कैटेगरी होती है। होम की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो होती है होम, हु की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो होती है होम, और पॉजेसिव फॉर्म होती है वो होती है हुज। मतलब आई खुद क्या है, आई कह रहा है भैया मैं खुद तो हूं, देख सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म। मैं किसका काम करूंगा, सब्जेक्ट। मेरे लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, होम, ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। मेरे लिए पॉजेसिव दिखाने, पोजेशन दिखाने का काम कौन करता है, ये हुज, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये एक बात कह रहा है क्या, कि भैया हम तीनों में एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी, हम तीनों आएंगे लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग में के लिए हम में से तीनों में से कोई सा नहीं आ सकता। नॉन लिविंग थिंग के लिए तू विच का इस्तेमाल कर ले या दैट का कर ले, वो तेरी इच्छा है, हमें मत लगा दी। हम आएंगे तो तीनों के तीनों किसके लिए आएंगे, लिविंग के लिए। यानी कि इसका इस्तेमाल करते हैं एलटी, लिविंग थिंग के लिए। इसका भी इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, लिविंग थिंग के लिए। और इसका भी इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, लिविंग थिंग के लिए। जब हम लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं कि लिविंग थिंग के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये एक चीज और कहता है, नखरेबाजी करता हुआ बोलता है कि भाई लिविंग थिंग तो है। मैंने कहा जानवर भी क्लिक लगा दूं तुझे, जानवर का अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तेरा इस्तेमाल कर लूं एनिमल्स बर्ड्स के लिए, तेरा कह रहा ना। लिविंग में भी सिर्फ और सिर्फ क्या, ह्यूमन बींग्स, यानी कि इंसानों की जब बात चल रही हो तो ही हु लगाना भाई, जानवरों के लिए मत लगा देना। तो लिविंग थिंग हटा के लिख लेता हूं, इसका इस्तेमाल किसके लिए करेंगे, ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसानों के लिए, ह्यूमंस के लिए, ठीक है। इसका भी किसके लिए करेंगे, ह्यूमंस के लिए, और इसका भी किसके लिए करेंगे, ह्यूमंस के लिए। तीनों आएंगे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आएंगे कैसे, अब आएंगे कैसे, कहां कहां क्या क्या कॉन्सेप्ट, 2 तरीके इनको लिखने के लिए, 2 तरीके हैं। पहला बेसिक तरीका समझो,
पहला बेसिक तरीका समझो, सबको पता है एक वर्ड जो 50 बार आप पढ़ चुके हो, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्या नहीं आ सकता? सब्जेक्टिव फॉर्म। अगर प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो प्रेपोजिशन के बाद हु आएगा या हुम आएगा, ये बता दो बस। अंडर 100% गारंटी है हुम ही आएगा, प्रेपोजिशन में ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए होती है, ये बात ध्यान रखना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझना कॉन्सेप्ट का, दूसरा पॉइंट समझना कॉन्सेप्ट का। मैं एक छोटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। मान लो नंबर ऑफ वर्ब्स, एक वाक्य में नंबर ऑफ वर्ब्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ वर्ब्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। करूँ एक्सप्लेन? अगर मान लो एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस मान लो आप, मान लो एक सेंटेंस के अंदर 5 वर्ब है और 5 ही सब्जेक्ट है, बराबर हो गए, जितनी वर्ब उतने सब्जेक्ट। यानी कि एक बात बताओ, किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अब ऐसे समझो, एक सेंटेंस को कैसे लिखते हैं? एक सेंटेंस को लिखा जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये बेसिक बातें कर चुके हम लोग। फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। यानी कहानी यहाँ पे है, अगर नंबर ऑफ वर्ब इक्वल टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट, बराबर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तो आवश्यकता नहीं है, जितने वर्ब है उतने सब्जेक्ट है, तो अब आवश्यकता किसकी? ऑब्जेक्ट की। अगर जितनी वर्ब है, मान लो एक वाक्य 5 वर्ब है और 5 ही सब्जेक्ट है, ऐसे केस में इस्तेमाल करते हैं हमेशा होम का। और मान लो वर्ब ज्यादा होगी तो किसकी कमी हो गई? सब्जेक्ट की कमी। जैसे सब्जेक्ट की कमी हुई, हु दौड़ता हुआ आया कि भैया सब्जेक्ट की कमी हो गई है, मैं सब्जेक्ट का काम करूंगा। कौन सब्जेक्ट का काम करेगा? मैं। तो ये कहता है ले भाई हु, मैं आ गया मेरे भाई, चिंता मत कर, मैं सब्जेक्ट का काम करूंगा। वर्ब ज्यादा है ना, सब्जेक्ट की कमी है, मैं आ गया, क्यों चिंता कर रहा है? अब हुआ है। ये है कॉन्सेप्ट, ये है कहानी जो आपको समझनी है। क्यों? क्योंकि हुई क्यों आ रहा है? क्योंकि सब्जेक्ट का काम सिर्फ हु कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम हुम करता है। ये कहानी है, ठीक है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, छोटे छोटे, ठीक है। एक पॉइंट और लिखेंगे सी करके, जगह छोड़ देता हूँ सी पॉइंट को लिखने के लिए, आगे जगह कर लिखेंगे। आप लोग जगह छोड़ देना, 4-5 लाइन छोड़ देना बस सी करके, ठीक है, 4-5 लाइन छोड़ देना। अब क्वेश्चन देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी हैव कॉट द बॉय हु या हु वर चेजिंग यू, ठीक है। और एक सेंटेंस लिखा मैंने, वी हैव caught the boy who या whom you were chasing। एक रूल बताऊंगा अभी, अब बताऊंगा, रूल की धज्जे उड़ाएंगे कि ये रूल है, ये बेकार की बात है। रूल वूल नहीं हुआ करते, कॉन्सेप्ट होते हैं। आज आप पार्सिंग कर लेते हैं, कितने सब्जेक्ट है, लेते हैं। ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये इसकी वर्ब हो गई, सब्जेक्ट 1 वर्ब 1, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, तो ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, ये मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हमें सब्जेक्ट वर्ब करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, पहला सब्जेक्ट दूसरा वर्ब। वर्ब चेजिंग, ये वर्ब नंबर 2 हो गई। इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इसका सब्जेक्ट तो है नहीं। आप बोलो सर इसका सब्जेक्ट क्यों है? अरे भैया वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कमी किसकी हो गई? सब्जेक्ट की। तो हु दौड़ता हुआ आएगा कि भैया मैं हूं ना, क्यों चिंता कर रहा है। चलो आ जाते हैं फिर। अभी आपने कहा था सब्जेक्ट नंबर 1, ये वर्ब नंबर 1 अभी कहा था ना आपने, ठीक है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट नंबर 2 और ये वर्ब इसके कारण है, वर्ब नंबर 2। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, यानी किसकी कमी हो गई? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की कमी तो हुम लगा। ये है कहानी। जितने सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट हैं? 2, एक सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट और कितनी वर्ब है? 2, एक वर्ब ये और एक वर्ब ये। 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब, नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब। ऐसे केस में हमेशा क्या लगाएंगे? हुम। रीजन भी बता दिया, किसकी कमी हो गई वो देखो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की कमी हो गई थी वहां पे, ठीक है, वहां सब्जेक्ट की कमी हो गई। ये कहानी, ये चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान समझना, फिर देखो, फिर देखो, कैन यू आइडेंटिफाई द beggar who या whom I gave my bag, मी लिख दिया वहां पे, I gave my bag, I gave my bag, ठीक है। चलो पार्सिंग कर ले इसकी एक बार, गिन ले, हु आएगा या हुम आएगा, तुक्का नहीं मारना, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, आइडेंटिफाई, ये हेल्पिंग हो गया, ये वर्ब नंबर 1 हो गया। मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग होते हैं। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो बैगर यहाँ पे
ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, ये इसकी वर्ब नंबर 2 हो गई। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो बैग यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। कितना सब्जेक्ट है? 2। कितनी वर्ब है? 2। बराबर हो गई, बराबर हो गई तो हुम आएगा, बराबर हो गई तो हुम आएगा। ये है कहानी। इसका रूल भी बताऊंगा जो किताब में बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है। बच्चा बोलता है बड़ा गोल्डन, बढ़िया गोल्डन रूल है। अरे फेल हो जाएगा, पास ना हो रहा तू एग्जाम में, तू ना हो रहा पास, अगर तू रूल पढ़ रहा है ना हो रहा पास, मौज ले ले फिर तू जीवन की, बस फेल हो जाएगा। फिर देखो, फिर देखो, द हाउस इज फुल ऑफ किड्स, 5 of his own grandsons, ठीक है। एक एग्जांपल ये है, there are many apples, ठीक है, some of are rotten, ठीक। दो फिल द ब्लैंक्स लिखे, दोनों को फिल करने के लिए मैं ऑप्शन देता हूं, सम ऑफ हु, whom, which, ठीक है, और दैट। हिम ले लो या इट ले लो। स्टार्ट करें, चलो। द हाउस इज फुल ऑफ किड्स, 5 ऑफ दैट हिज ओन ग्रैंडसन। अब ध्यान समझना, एक्चुअली में जो एग्जाम में एरर आता है वो थोड़ा अलग आता है। यहाँ लिखा होता 5 ऑफ विच, एग्जाम में कुछ नहीं लिखा होता एग्जाम में, लेकिन मैंने तो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दिया, 5 ऑफ विच लिखा होता। अब ये सेंटेंस गलत हो गया, क्यों गलत है ध्यान समझना। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। यानी कि एक बात क्लियर होगी, दोनों जो फिल इन द ब्लैंक्स में छोड़ रखे हैं दोनों जगह पे ऑब्जेक्ट की फॉर्म आएगी भाई, दोनों जगह पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ही आएगा, दोनों जगह पे, दोनों जगह पे क्या आएगा? दोनों जगह पे ऑब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। यानी कि दोनों में से कहीं भी हो नहीं आ सकता, दोनों में से कहीं भी हो नहीं आ सकता। अब या तो हुम आएगा या विच आएगा, या हिम और इट भी आ सकता है, ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब द हाउस इज फुल ऑफ किड्स, यहाँ बात किसकी चल रही है? किड्स की। काइंड लिखा हुआ है, ये छोटी छोटी गलतियां परेशान कर देती कई बार। किड्स, ठीक है। अब बात किसकी चल रही है भाई? बात चल रही है किड्स की, किड्स की बात चल रही है, यानी कि लिविंग थिंग की बात चल रही है। एक बात ध्यान रखना, विच कभी भी इंसानों के लिए विच का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी पहले वाले क्वेश्चन में विच भी नहीं आएगा। अब किड्स कितने हैं? 1 2 या बहुत सारे? बहुत सारे बच्चों की बात चल रही है, बहुत सारों के लिए भैया हिम तो कभी नहीं आता, हिम सिंगुलर के लिए आता है, इट भी सिंगुलर के लिए आता है, तो इट भी गलत हो गया, तो डी भी गया और सी भी गया, तो पहले वाले का आंसर बी फॉर बॉय। समझाया कैसे? अब फिर आ जाओ, यहाँ दूसरे वाले में बात किसकी चल रही है? एप्पल्स की। एप्पल्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। जैसे बता नॉन लिविंग थिंग, ये हु और हुम दोनों ही गए। कह रहे भाई हम तो आते ही नहीं है नॉन लिविंग थिंग के लिए, हम तो सिर्फ इंसानों के लिए आते हैं, हमें कहाँ से यूज कर रहे हो? अब वो कह रहा है चल बिच कह रहे मैं आ जाता हूँ या हिम आ जाता है, लेकिन बात चल रही है फिर एप्पल्स की। वही बात है, एप्पल्स तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए कभी भी आप हिम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही इट का इस्तेमाल कर सकते। प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए सिर्फ और सिर्फ दे आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन सिर्फ और सिर्फ दे आता है, वो आपने दे नहीं रखा कहीं पे ऑप्शन, तो इसमें गया आंसर सी। ये जो ऊपर सेंटेंस लिखा है ना मेरे भाई, ये पता क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ जो तुम्हें बोलने की आदत है, ये लिखा हुआ है, द हाउस इज फुल ऑफ किड्स, 5 ऑफ देम, ये 5 ऑफ देम ये बोलने की आता है, जिसमें से 5 जो है ना उसी के खुद के ग्रैंडसन है, यानी कि दादा बन गया वो, 5 ऑफ देम। ये है कहानी, ये लिखा हुआ है। ऐसी सम ऑफ देम लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे एप्पल के लिए क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ देम। लेकिन देम का ऑप्शन एग्जामिनर देगा ही नहीं, क्यों देगा वो एग्जामिनर आपको देम का ऑप्शन? ये तो आसान नहीं हो जाएगा, इससे बढ़िया आपका नाम पूछेगा, घर का एड्रेस पूछेगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर घर पहुंचाते सीधा कि भैया महाराज हो आप, तो आपको देम का ऑप्शन चाहिए, आप तो महाराज हो ना भाई, है ना? बेवकूफों वाली बातें करता है बच्चा, ठीक है। ध्यान समझो, एग्जाम आ कैसे रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे सारे के सारे। फिर देखो, फिर एक कहानी और समझो, फिर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे। फिर एक कहानी समझो, इट इज दे या दोज हु हेल्प मी इन एवरी कंडीशन। और एक सेंटेंस लिखा है यहां पे मैंने, दे या दोज
हु वर्क हार्ड विल गेट सक्सेस। एक सेंटेंस ये लिखा है, ठीक है, दो सेंटेंस होता है। अब किताबों का रूल समझना। किताबों का रूल क्या कहता है कि हु से पहले कभी भी ना तो दे आ सकता और ना ही कोई दे की फॉर्म आ सकती है। लगाना क्या है, दोज लगाना है। मैं कहता हूँ ये रूल गलत है। आप किसी भी किताब में निकाल के देख लेना, जो भी किताब आप पढ़ते हो, नकली पकली सी किताबें जो होती है, नाम नहीं ले सकता ऑनलाइन। अभी मैं एक सीरीज चलाऊंगा इसके बाद ही, उसमें लिखवाऊंगा गलतियों का पिटारा जो है ना, जितनी किताबें उन सबके नाम लेके यहाँ पे पूरा इसकी पीडीएफ फाइल चला के दिखाऊंगा, यहाँ पे ये गलती है, यहाँ ये गलती है। फिलहाल मैं अगर वापस आऊँ तो ये रूल गलत है। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो समझो। कॉन्सेप्ट ये रहा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये रहा। ये पॉइंट नंबर 3 ए बी सी करके लिखा था, ये पॉइंट नंबर सी यहाँ लिख लो, जिसके लिए आपके 4 लाइन छुड़वाई थी, वो लिख लो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है ये जो हु का इस्तेमाल करते हो ना, किताबें कह रही इससे पहले दे नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ आ भी सकता है। दे लगाना है दे लगाओ, दोज लगाना है दोज लगाओ, डिपेंड ऑन द कंडीशन। अगर आप बात कर रहे हो जनरल सेंस में कि जो मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा, जनरल सेंस अब ये सब पे वैलिड है भैया। तू मेहनत करेगा तू पास हो जाएगा, मैं मेहनत करूंगा मैं पास हो जाऊंगा, कोई मेहनत करेगा वो जीवन में कामयाब हो ही जाएगा। जनरल सेंस से बात कर रहे हो तो दो हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें पर्टिकुलर सेंस में, पर्टिकुलर सेंस मतलब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की, तो दे आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलना चाहूँ यार ये वो लोग हैं जिनसे तू बदतमीजी कर, मान लो आप किसी से बदतमीजी कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ इनसे बदतमीजी मत कर, ये वो लोग हैं जो हमेशा मेरी मदद करते हैं। अब क्या पूरा ब्रह्मांड मेरी मदद करता है, नहीं ना, यही लोग करते हैं, सिर्फ एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ, इसे कहते हैं पर्टिकुलर सेंस। अब दे आएगा, अब दे आएगा। तो वो जो रूल किताबों में लिखा होता है ना, ऐसी थोड़ी है बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है, तभी बच्चा फेल होता है। एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो सिलेक्शन रेट है वो छोड़ दो, फेल होने का जो रेट है 99.72% बच्चे फेल होते हैं। ये फेल होने का आपका परसेंटेज है, रियलिटी यही है। क्यों बच्चा रूल रट रहा है। इधर आ जाओ, हु हेल्प मी। यहाँ पे जब बात चल रही है, जहाँ पे पर्टिकुलर सेंस से बात चल रही है, पूरा ब्रह्मांड तो मेरी मदद नहीं करता, पूरा ब्रह्मांड मेरी मदद नहीं करता, यहाँ दे ठीक है दोस्त गलत है। सक्सेस कौन पाएगा, जो मेहनत करेगा वो सक्सेस पालेगा। जनरल साइंस में ये बात सब पे वैलिड होती है। तो आप मेहनत करोगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगी, मैं मेहनत करूंगा मुझे मिल जाएगी, तो यहाँ दो हो जाएगा, दे नहीं आ सकता। ये थी एक्चुअल कहानी, ये एक्चुअल कहानी होती है, ठीक है, जो बच्चे को सुननी और समझनी होती है। ठीक है, आया समझ, आया आनंद, आ जाओ। ठीक है, ये था इसके बारे में हु और क्या कहते हैं, हु के बारे में पूरी कहानियां। ठीक है, हु के बारे में सारे पॉइंट्स। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रे 12 13 14 क्वेश्चन है। ठीक है, इससे क्या होता है टाइम बच जाएगा, अपना लिखने का टाइम छोड़ देते हैं, सीधा स्लाइड्स पर आओ। मे आई नो टू हुम। अब आपको पढ़ने में चल रहा है इसलिए आपने टू हुम बोल दिया फट से। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, हुम क्यों आएगा, टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी हुम, ये रीजन था। ठीक है, बी आंसर। अगले पे आओ। हेयर इज द मैन हुम आई थिंक हैज कमिटेड द क्राइम। हेयर इज द मैन हुम आई थिंक हैज कमिटेड द क्राइम। चलो गिन लेते हैं, सेंटेंस गिन लेते हैं। यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है आपका आई, इसके लिए वर्ब है थिंक। सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब नंबर 1। ठीक है, सेंटेंस नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर, दूसरा मैन है। ठीक है, इसकी वर्ब ये नहीं। ठीक है, तीसरी ये हैज कमिटेड, ये एक्स्ट्रा नहीं होगी भाई, ये एक्स्ट्रा नहीं होगी। तो हेयर इज द मैन हु आई थिंक, हुम की जगह आ जाएगा हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम। ठीक है, हु आएगा। सब्जेक्ट की आवश्यकता थी। इवन दोस विच हैव नो प्रीवियस वर्क, ये तो बहुत आसान है। विच के बारे में छोटी सी बात जान लो, विच हमेशा सिर्फ और सिर्फ या तो नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है या एनिमल्स के लिए आता है, बस। तो यहाँ विच तो आ नहीं सकता, हटाओ विच को यहाँ पे। इवन दोस हु हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स अगर मैं देना चाहूँ कि विच तो चलो हट गया, अब आपको ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, हु लगाओगे या हूँ। चलो शुरू हो जाओ, ये मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, हु लगाओगे या हूँ, दोनों में से कोई भी एक चुन लो। वीडियो को पोस्ट करके चुनना भाई। ठीक है, नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। ठीक है, अब देखो दोज हो गया आपका सब्जेक्ट नंबर 1, इसकी वर्ब का है हैव, वर्ब नंबर 1। ये हैव एक वर्ब एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है मुझे, तो इसका तो हु की जरूरत है। पहली बात गलती क्या, विच नहीं आएगा। दूसरी बात इंप्रूव करना भी सीखो, तभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट नंबर नहीं आते आपके। सेंटेंस इंप्रूवमेंट बच्चा क्या, ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम यही है, क्या कहता है बच्चा कि सर ये तो पता होता है गलती क्या, ये नहीं पता होता आएगा क्या। प्रैक्टिस कर ले भाई मेरे साथ, ये भी पता लग जाएगा आएगा क्या, ये भी पता लग जाएगा आएगा क्या। ही टॉक ऑन फोन,
फॉर आवर्स टुगेदर। हु, अरे यार हु तो आ नहीं सकता, हु क्यों नहीं सकता, हु आता है इंसानों के लिए, यहाँ बात चल रही है इसकी। ही टॉक्ड ऑन फोन फॉर आवर्स टुगेदर, ये पूरे क्लाउस की बात चल रही है। क्लाउस को थोड़ी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंसानों को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ बीच आएगा, यहाँ बीच आएगा। ठीक है, अब क्यों आएगा बीच, अगली क्लास में यही है अपने पास, बीच के बारे में बताऊंगा तब बता दूंगा क्यों आएगा, लेकिन जो छोटी छोटी बातें बीच के बारे में जाननी थी वो बता दी। अच्छा, एक बड़ा हु और एक बड़ा हूसोएवर। हूसोएवर लिखो या हूएवर लिखो एक ही बात है, दोनों में फर्क क्या है। ऐसी एक बड़ा आपका हुम और एक बड़ा हुमसोएवर। हुमसोएवर लिखो या हूएवर लिखो एक ही बात है, हुमएवर सॉरी हुमएवर लिखो एक ही बात है। फर्क क्या दोनों में, ये जो स्टार्टिंग में वर्ड लिखे नॉर्मल सेंस में इस्तेमाल करते हैं, ये जो ये वाले वर्ड लिखे ये एम्फेसाइज करने के लिए लिखते हैं। ये दोनों वर्ड किसके लिए आता है, एम्फेसाइज करने के लिए इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करा जाता है। सेम यहाँ पर है, स्टार्टिंग वाला नॉर्मल सेंस में इस्तेमाल करा जाता है, और जो नीचे वाले दोनों शब्द लिखे हैं ये किसके लिए आते हैं भाई मेरे, एम्फेसाइज करने के लिए आते हैं। जब अपनी बात पर आप एम्फेसाइज कर, भाई तू जो कोई भी हो मैं तुझसे नहीं डरता, तू प्राइम मिनिस्टर का लड़का भी है तब भी मैं तुझसे नहीं डरता, है ना, तू नरेंद्र मोदी जी का रिश्तेदार है तब भी नहीं डरता भाई मैं तुझसे, नहीं डरता मैं तुझसे, हूँ, तो उस सेंस में एम्फेसाइज करते हैं। ठीक है, कम स्लेट। अच्छा, एक वाक्य कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यही तरीका है, बेसिक तरीका यही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखता है, तो ऑब्जेक्ट को लगा रखा है, तो ऑब्जेक्ट है हुम एवर, हूसोएवर लिखो, हूसोएवर लिखो या हूएवर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हु मत करना, सिर्फ हु कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, अगर सिर्फ हु लगा दिया तो आप एम्फेसाइज तो कर ही रहे हो, लेकिन सेंटेंस के अंदर एम्फेसाइज करना है, उसने कह रखा है एम्फेसाइज, यहाँ पे एवर लगा के एम्फेसाइज कर रहा है, तो आप एक तरह से अगर आपने हु लगा दिया तो सेंस चेंज हो जाएगी भाई, है ना, आप नॉर्मल स्टेटमेंट चले जाओगे, जबकि वो एम्फेसाइज कर रहा है कि जो कोई भी लेट है, कोई भी, मान लो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी क्लास के अंदर ऑफलाइन में पढ़ाते वक्त, भैया लेट अलाउ नहीं है मेरी क्लास में, तुम कोई भी हो, तुम किसी टीचर के सगे भाई भी हो, मैं बाहर निकाल दूँ क्लास से, मेरी क्लास में लेट नहीं भाई, पार्क थोड़ी है, मेरी क्लास है, टाइम पर आना पड़ेगा, जाओ घर, ठीक है, पढ़ना है पढ़ो, घर जाओ। सेम एटीट्यूड मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा होता हूँ इसी चीज को, देखिए कि पढ़ना है पढ़ो, घर जाओ भैया, फालतू कमेंट मत करना, ठीक है, करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे, तुम्हारा ही जाएगा जो जाएगा। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट। देखो ध्यान से, एक सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरी बात ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हु क्यों लगाया, ये तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हु क्यों लगाया। अब आएगा क्या, इसके लिए रुक जाओ, वैसे बिच आएगा, सिलेक्शन के लिए बिच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है, हु नहीं आएगा, ना ही हु आ सकता, ठीक है। आगे एग्जाम्पल नंबर 7 पे आओ, एग्जाम्पल 7 समझो, एग्जाम्पल नंबर 7 को समझना शुरू करता हूँ, इसमें गिनना शुरू करते हैं, सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, ये इसकी वर्ब 1 हो गई, ये सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, ये इसकी वर्ब 2 हो गई, ठीक है, ये वाली वर्ब एक्स्ट्रा हो गई, ये तीसरी वर्ब एक्स्ट्रा हो गई, थर्ड वर्ब एक्स्ट्रा हो गई, इसका सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट नहीं है, तो भैया हु नहीं आएगा, हु आएगा, खत्म, हुम नहीं आएगा, हु आएगा। आगे चलो, ही इज द सेम, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, आप सबको पता है नाइदर के साथ क्या आएगा, नोर, आइदर के साथ और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, पिछली क्लास में बताया था 100% गारंटी है, द ओनली के साथ हमेशा दैट आता है, लिख लो, ये छोटी छोटी बातें जो एग्जाम में आती है लिख लो, द ओनली के साथ हमेशा दैट आता है, ऐसे सेम के साथ भी हमेशा दैट आता है, सेम के साथ भी हमेशा दैट आता है। अब बात ही खत्म, हु आएगा, हुम आएगा, बाहर में गया, दैट आएगा, क्यों, द सेम आ गया। ये कई बार ऐसा नहीं कि हु की जगह हुम, हुम की जगह हु, ऐसा नहीं होता एग्जाम में, ये बेकार, ये तरीका ही गलत है पढ़ने का, बच्चे 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, हु की जगह हुम आएगा, हुम की जगह हु आएगा, तुक्का मारते रहते हैं, अरे दैट आएगा, ना हु ना हुम, ये छोटी छोटी चीजें जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, ये लिखनी है आपको, ये लिखनी है। इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द 2 प्लेयर, हाँ जी, इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द 2 प्लेयर्स, हु नहीं आ सकता, फिर वही बात, क्यों नहीं आएगा, बिच आएगा, कहानी क्या है, हुम भी नहीं आएगा भाई, सिलेक्शन दिखाने के लिए जब कभी आप सिलेक्शन करते हो, चाहे लिविंग का करो या नॉन लिविंग का, हमेशा बिच आता है। अब मुझे कैसे पता सिलेक्शन हो रहा है, ये ऑफ प्रिपरेशन लगी हुई है, ऑफ प्रिपरेशन 2 चीज दिखाती है, पिछली क्लास यही थी, क्या दिखाती है, सिलेक्शन या पोजेशन, पोजेशन यानी कि अधिकार, यहाँ पे ऑफ प्रिपरेशन पोजेशन थोड़ी दिखा रही है, अधिकार तो दिखा रही है, तो बच्चा क्या सिलेक्शन दिखा रही है, सिलेक्शन दिखा रही है, अगर ये ऑफ प्रिपरेशन तो सिलेक्शन के लिए बिछाते हैं, वहां बिच कर दो। अगला क्वेश्चन, बड़े अच्छे क्वेश्चन है दोनों के, 12 अच्छा 14-15 क्वेश्चन है क्या, ठीक है, 13-14-15 क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, अगले 9th क्वेश्चन हो गया, अगले पे आ जाओ, हु डू यू थिंक आई मेट, है ना, हाँ जी, चालू करें, ये हो गया सब्जेक्ट नंबर 1, ये इसकी हेल्पिंग हो गई,
ये इसकी मेन होगी, यानी कि सिंपल सी बात बोलिए, सब्जेक्ट 1 ये वर्ब 1, ये सब्जेक्ट 2 ये वर्ब 2, ठीक है, बराबर हो गई, बराबर हो गई तो हु क्या आया, हूँ आएगा। अगला फिर गिनो, ये सब्जेक्ट 1 ये वर्ब 1, S1 वर्ब 1, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये विल हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये वर्ब नंबर 2 हो गई, वर्ब नंबर 2 हो गई, ठीक है, और ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर सब्जेक्ट कितने हैं, एक, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब कम हो गई, सॉरी वर्ब ज्यादा हो गई, वर्ब ज्यादा हो गई, यानी किसकी कमी है, सब्जेक्ट की कमी है, सब्जेक्ट की कमी तो हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे, हु लगाएंगे तो हु लगा ही हुआ है, नो एरर, सेंटेंस ठीक था, हु लगाएंगे तो हु लगा ही हुआ है, नो एरर, सेंटेंस बिल्कुल सही था। 10वां और 11वां क्वेश्चन सबसे अच्छा था। द कैंडिडेट्स हु वी हैव सिलेक्टेड, ठीक है, आर स्मार्ट यंग एंड जो भी है, द कैंडिडेट हु वी आर सिलेक्टेड आर स्मार्ट यंग एंड 12, चलो क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, ठीक है, ये अपने आप करना, तीनों के तीनों बड़े आसान है, क्योंकि इसमें तो एक चीज दिख ही रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है कराऊंगा तो, कि द सेम के साथ दैट आता तो फट से आप दैट लगा दोगे यहाँ पे। बाकी 13 और 14 आपका होमवर्क है, एक आपका क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ गया, ये रहा कपिल देव वाला, इन दोनों के कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है और 14 का आंसर क्या है, इससे पता लग जाए कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कितने नहीं पढ़ रहे हैं, कौन वीडियोस को एंड तक लेके जा रहा है, कौन पढ़ रहा है, कैसे नोट्स बना रहे हो। डाउट्स हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं यूट्यूब पे आपको डायरेक्ट रिप्लाई करूंगा अपनी ही आईडी से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जय सिया राम।